तो यार वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ आस्क नट। एंड आपने जो पहले सुपर क्यूएनए का एपिसोड देखा होगा उसी को अब मैंने आस्क नट कर दिया है क्योंकि ये नया नाम मेरे चैनल से ज्यादा रिलेवेंट लगता है। एंड एज ऑलवेज इस बार आप ही के पूछे हुए हम लोग कुछ टॉप के क्वेश्चंस पिक करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा लाइक्स आए हैं। इसलिए बिना डिले किए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि रोहित कुमार ने पूछा है। डू यू थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज 2 कुड हैव बीन बेटर इफ मार्वल हैड एक्सेप्टेड द स्कॉट डायरेक्शन व्यू फॉर द मूवी? एंड सेकंड क्वेश्चन है, डू यू वांट टू सी सिविल वॉर 2 स्टोरी लाइन इन एमसीयू? तो देखो ये बताना मुश्किल है भाई, किसी को नहीं पता कि स्कॉट डायरेक्शन का विजन क्या था, वो इस कैरेक्टर के साथ क्या करने वाले थे। बट हाँ, ये फील जरूर होता है कि उन्होंने ये मूवी इसलिए छोड़ी होगी क्योंकि इसकी स्टोरी डॉक्टर स्ट्रेंज की थी ही नहीं, पूरा फोकस वांडा पे था। लिटरली ऐसा फील हुआ कि ये वांडा विजन की स्टोरी का क्लाइमेक्स चल रहा है, उस सीरीज की स्टोरी कंप्लीट की जा रही है डॉक्टर स्ट्रेंज के हेल्प से। तो हाँ, शायद यही रीजन होगा जिसके चलते स्कॉट डायरेक्शन ने ये मूवी डायरेक्ट नहीं किया। और रही बात सिविल वॉर की, तो ऐसी स्टोरी लाइन देखना तो सब चाहते हैं बट लॉजिकली अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। कॉमिक बुक्स की बात कुछ और थी बट मूवी में ऑलरेडी सिविल वॉर की स्टोरी लाइन को बहुत ही डिफरेंट एंड गुड वे में कंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन खरा का। देखो इन्होंने बहुत लंबा क्वेश्चन पूछा है बट इन सिंपल वर्ड उनके अकॉर्डिंग जैसा थॉर ने लव एंड थंडर में किया था, तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि थॉर के पास अब ओडिन फोर्स है? अब देखो ओडिन फोर्स को एमसीयू में उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है जितना किया जा सकता था। एंड रैग्नारॉक में ओडिन के डेथ के बाद ओडिन फोर्स का हमें जिक्र भी नहीं मिला। बट टेक्निकली जैसा लॉजिक कॉमिक बुक में है उसके अकॉर्डिंग ओडिन फोर्स ओडिन के बाद एसगार्ड के न्यू रूलर के पास होना चाहिए। बट आई गेस सिंस ओरिजिनल एसगार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो अभी के लिए ओडिन फोर्स भी एमसीयू में नहीं है। बट हाँ, ऑब्वियसली इन फ्यूचर किसी भी वे में ये लोग ओडिन फोर्स को दिखा सकते हैं। और रही बात थॉर लव एंड थंडर की, तो भाई उस मूवी में कुछ भी हो रहा था। सही में उस मूवी में कई सारे प्लॉट होल्स भरे पड़े हैं, कई सीन्स में लॉजिक नहीं है। मैं सही में बोलूंगा कि उस मूवी को सीरियस ना ही लो। भाई डायरेक्टर ही नहीं चाहते कि लव एंड थंडर को कोई सीरियस ले, तो उतना सोचना ही क्यों। कॉमेडी मूवी थी, आई और गई। पर हाँ, कॉमिक बुक में ओडिन के बाद ओडिन फोर्स थॉर को ही मिला था एंड लिटरली ये कैरेक्टर वहाँ बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाया गया था। बट एमसीयू में थॉर के साथ क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। यहीं पर अंशु ओझा ने लव एंड थंडर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछे हैं कि थॉर इटर्निटी के पास क्यों नहीं गया, इन्फिनिटी स्टोन्स के पीछे आखिर वो था ही क्यों? भाई इटर्निटी के पास जाता तो सिंपल वे में उसका काम हो जाता। तो इसका जवाब मूवी में ही दिया गया था। ज़्यूस ने क्लियरली मूवी में बोला था कि इटर्निटी के बारे में, ओमनीपोटेंट सिटी के बारे में बस गॉड्स को ही पता है और इसके बारे में कोई नहीं जानता। एंड ऑब्वियसली थैनोस गॉड तो था नहीं, तो इसीलिए उसको इटर्निटी के बारे में पता ही नहीं होगा। पर हाँ, गॉर को इन सब के बारे में दूसरे गॉड्स को टॉर्चर करने से पता चल गया होगा। रही बात स्टॉर्म ब्रेकर की, तो स्टॉर्म ब्रेकर एग्जैक्टली इटर्निटी का की नहीं था बल्कि बाइफ्रॉस्ट था। एंड बाइफ्रॉस्ट तो यार यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद से एग्जिस्ट करता है। ये एक तरह का फोर्स है जिसको डिफरेंट वे में हार्नेस किया जा सकता है। पहले बाइफ्रॉस्ट को रेनबो ब्रिज हार्नेस करता था एंड अब स्टॉर्म ब्रेकर। यहीं पे क्वेश्चन आया है सोनक समंता का कि वार्नर ब्रदर्स बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का एक्सटेंडेड कट रिलीज करते हैं तो आज डीसी यूनिवर्स स्टेबल होती, प्रॉपर्ली सेटअप होती या नहीं? तो देखो ऊपर से देखने में ऐसा पॉसिबल तो लगता है कि हाँ, एक्सटेंडेड कट रिलीज होता तो आज डीसी का ये हाल नहीं होता। बट इस बात को ऐसे समझो, डीसीयू का जो करंट सिचुएशन है वो किसी एक मूवी के फेलियर से नहीं हुआ है बल्कि यहाँ मल्टीपल सेट ऑफ रॉन्ग डिसीजंस हैं। जस्टिस लीग का फेलियर है, उसके बाद वार्नर ब्रदर्स का टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है और इसके बाद भी बहुत कुछ। बार बार स्टोरी का रिबूट करना, कैरेक्टर्स को रिकास्ट करना, फैंस की नहीं सुनना, ये सब बैक टू बैक होने के चलते डीसी में पोटेंशियल होने के बाद भी ये अनस्टेबल हो चुका है। तो हाँ, सिर्फ एक मूवी से पूरा फ्यूचर बर्बाद नहीं होता बल्कि और भी बहुत कुछ मैटर करता है। जैसे अभी रिसेंट का टाइम ले लो, डीसी स्टेबल होते हुए दिख रहा था स्पेशली फ्लैश, ब्लैक एडम, एक्वामैन जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ। बट अगेन इज़रा मिलर वाले मैटर ने सबको कंफ्यूज कर दिया। देन अभी बैड गर्ल की मूवी भी कैंसिल हो गई। तो इन सब के चलते ऑडियंस के दिमाग में एक तरह से नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। पर हाँ, स्टिल ब्लैक एडम से मेरे होप्स बहुत आई हैं और यही एक मूवी है जो शायद इसका फ्यूचर सेव कर सकती है। और भाई वार्नर ब्रदर्स को मेरा बस एक ही सजेशन है कि कभी कभी फैंस की भी सुन लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिबुल हक का कि लोकी सीजन 1 में जो हुआ था, टाइमलाइन से एक दूसरे से टकरा रही थी, उससे एमसीयू में क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो यार देखो, जो कुछ भी अभी एमसीयू में हो रहा है मल्टीवर्स से रिलेटेड, वो सब उसी के चलते हो रहा है। वैसे वहीं सीरीज में इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था मिस मिनट ने एंड ही हू रिमेन्स ने, जहां बताया गया था कि पहले मल्टीपल यूनिवर्स थे जिसके मल्टीपल टाइमलाइंस आपस में टकराते रहते थे जिससे मल्टीवर्सल वॉर होता था। देन ही हू रिमेन्स ने गोलायत का यूज किया और उससे सारे यूनिवर्स के सारे टाइमलाइन के फ्लो को कंट्रोल किया और उसे ही सैक्रेड टाइमलाइन बोला गया।
एंड जब तक ही हु रिमेन्स था तब तक ये टाइमलाइन प्रॉपरली मैनेज हो रही थी, प्रॉपरली फ्लो हो रही थी। बट सिंस अब वो नहीं है तो ऑब्वियस है कि पहले की तरह इसके डिफरेंट ब्रांचेस बन जाएंगे, डिफरेंट यूनिवर्स का कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा एंड हमें डिफरेंट सुपर हीरोज एंड विलन्स के डिफरेंट वेरिएंट्स मिलेंगे एंड सब अपने टाइमलाइन को सेव करने के लिए आपस में ही लड़ेंगे, जिसको सिंपल टर्म्स में मल्टीवर्सल वॉर बोला जाता है। कॉमिक बुक्स में एंड इवन एमसीयू में अर्थ 838 पे इसको इनकर्जन बोला गया था, जिसके चलते आगे की सारी स्टोरी बनती है। तो हाँ, लोकी की सीरीज में जो कुछ भी स्टार्ट हुआ है टाइमलाइन के कोलाइड होने से, वो हमें फेज 6 तक दिखेगा एंड फाइनली एक बड़े बैटल के साथ होगा सीक्रेट वॉर्स, जिसमें सारे वेरिएंट्स एक दूसरे से ही लड़ेंगे। नेक्स्ट यहीं पर सिमिलर क्वेश्चन आता है अंतरीप दास का, जो जानना चाहते हैं कि भाई रियल्म्स, डायमेंशन, रियलिटीज ये सब क्या होती हैं, इन सब में डिफरेंस क्या है। तो देखो मैं इसको बहुत सिंपल में बता देता हूँ विथ एवरी डिटेल। स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से। तो आप जानती होगे कि यूनिवर्स क्या होता है, मतलब ये जो पूरा स्पेस है उसमें डिफरेंट स्टार्स, प्लैनेट, ब्लैक होल्स, मून्स ये सब हैं, ये एक पूरे यूनिवर्स के अंदर आता है एंड इस पर्टिकुलर यूनिवर्स का एक टाइमलाइन होता है एंड उस टाइमलाइन में जो कुछ भी हो रहा होता है उसे रियलिटी बोलते हैं। देन डायमेंशन और रेल्म जो टर्म है वो इंटरचेंजेबल है, मतलब इनिशियली में जब एमसीयू में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था तो रेल्म को 9 रेल्म्स के साथ यूज किया गया। एज पर नॉर्स मिथोलॉजी टोटल 9 रेल्म्स हैं जो कि बेसिकली डिफरेंट प्लैनेट्स हैं और ट्री ऑफ इग्ड्रेसिल से कनेक्टेड भी हैं। लेकिन बाद में रेल्म वर्ड का यूज क्वांटम रेल्म के साथ भी किया गया, जो कि एक्चुअल में एक डायमेंशन है। डायमेंशन बोले तो ऐसा कुछ जो कि हमारे यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है बट इजिली एक्सेसिबल नहीं है, विजिबल नहीं है। तो हाँ, यूनिवर्स हो गया, यूनिवर्स में डिफरेंट प्लैनेट्स हो गए जिनमें से कुछ प्लैनेट को रेल्म भी बोला जाता है, बट रेल्म वर्ड का यूज कुछ डायमेंशंस के लिए भी यूज किया जाता है। कह सकते हो कि जैसा एक्सेप्शन केमिस्ट्री में है वैसे ही सेम यहाँ भी है। एंड जैसे डिफरेंट प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं और इसी प्लैनेट पे कई सारे डिफरेंट डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं सबको कलेक्टिवली बोला जाता है यूनिवर्स। एंड एज एक्सपेक्टेड मल्टीपल यूनिवर्स को मल्टीवर्स। चलो अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि प्रज्योत कवादकर ने पूछा है, एमसीयू फेज 4 में मेरे क्या थॉट्स हैं और कमी क्या हो रही है। तो देखो मेरा पर्सनल थॉट यही है कि एमसीयू फेज 4 से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हैं। एंड गेम के बाद लगभग हर प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं और मार्वल वाले उस एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ये लोग कुछ नया करने के चक्कर में वो मिस कर जाते हैं जो फैंस को पसंद है। कई बार वेल स्टैब्लिश्ड कैरेक्टर को बहुत ज्यादा वीक दिखाया जा रहा है, बल्कि बेटर होता कि इन्हें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। लेकिन हाँ, ओवरऑल बोलूं तो कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो मैंने बहुत एंजॉय किए हैं, जैसे लोकी, मून नाइट, शांग-ची, वांडा विजन, नो वे होम, ये सब मुझे अच्छे लगे। कई सारे सिंपल टाइप के स्टोरीज थे जो कि एवरेज हैं, ना इसे बहुत अच्छा बोल सकते हो ना इसे बहुत खराब, जैसे फैल्कन इन द विंटर सोल्जर, इटर्नल्स, मिस मार्वल, हॉकाई, ये सब एवरेज टाइप के थे। देन आते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो मुझे बहुत ज्यादा बेकार लगे, लव एंड थंडर या मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस ही ले लो। तो हाँ, ऐसा फील जरूर होता है कि यहाँ क्वांटिटी ओवर क्वालिटी हो रही है। लेकिन देखो ऐसा भी नहीं है कि फेज 4 में ही बस बेकार प्रोजेक्ट्स आए हैं, ऐसे ही सिमिलर कुछ फेज 1 में भी था, जहाँ फैंस को इनक्रेडिबल हल्क, थॉर ये सब उस टाइम पे पसंद नहीं आए थे। बट जैसी ओवरऑल मार्वल का विजन समझ आया, पूरी स्टोरी समझ आई, तो ये मूवी भी अच्छी लगने लगी। तो हाँ, मेरा कहना है कि अच्छे और बुरे प्रोजेक्ट्स फेज 1, 2, 3 में भी थे, बस अभी ऑडियंस बढ़ चुके हैं तो ऐसा फील हो रहा है कि ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट इन लॉन्ग टर्म बोलूंगा, जब ये पूरा सागा कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे बिलो एवरेज प्रोजेक्ट्स भी ठीक ठाक लगने लगेंगे। क्योंकि देखो ये जो बेकार मूवीज हैं, ये पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो स्टोरी लाइन होगी उसका बस छोटा सा पार्ट है। तो ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस अच्छा मिला तो ये छोटे मोटे सेटबैक्स आप भूल जाओगे। तो यार ये था आस्क नट का फर्स्ट एपिसोड। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो कमेंट कर देना एंड एज ऑलवेज जिस पे सबसे ज्यादा लाइक्स रहेंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और यार रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ मार्वल और डीसी पे लिमिटेड नहीं रहो, दूसरे सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स के बारे में भी पूछ सकते हो, जैसे द बॉयज, इनविंसिबल, ब्रह्मास्त्र, मतलब जहां सुपर हीरोज हैं वहां हम लोग हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना और जाने से पहले सब्सक्राइब करके जाना। आस्क नट का पुराना वर्जन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड मार्वल के सीक्रेट मूवीज का सीक्रेट प्लान जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी, बी नर्ड।